हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का अपनी कहानी जिद्दी बिलियनियर में हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने शहर और अपने गांव का नाम लिखकर जरूर भेजें, जिससे हमें पता चले कि हमारी कहानी कहां तक पहुंच गई और आप लोग कहां से अपनी कहानी को देखते हैं। कल हम जो साथी कमेंट करेंगे उनका नाम जरूर लेंगे। जैसे कल के हमारे कमेंट करने वाले भाई हैं मुनावर अहमद, अंकित भाई हैं, कल्पेश राय पत्रेवार हैं, एमशद वबूद है, सूर्य प्रकाश सरन हैं, मनोज कुमार जी हैं, SBD D5V हैं, अल मोहम्मद जी हैं, जो नागपुर से हैं, अपनी कहानी को पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ आप अपने गांव और अपने शहर का कोई खास बात भी लिखकर भेजें, जिससे हमें पता चले कि आपके शहर और गांव में कौन सी चीज खास है। चलिए आज के एपिसोड नंबर 25 में मैं मनदीप आपका फिर से स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं कहानी जिद्दी बिलियनियर। डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के बाद मेरी ने बटलर से पूछा, बटलर, शराब कौन सी होगी? बटलर ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, हमेशा मारवा परिवार की शराब का इस्तेमाल होता है, लेकिन आप चाहें तो। लेकिन मयूरी ने उसको बीच में टोक कर कहा, बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, वो बेस्ट है। मुझे एक बोतल टेस्ट के लिए दीजिए, माँ को ये पसंद है। तभी सारिका तैयार होकर नीचे आ गई। मयूरी ने मुस्कुराकर उनसे पूछा, माँ आप कहाँ जा रही हैं? आज सारिका का रवैया बदला हुआ था। अभिषेक की चेतावनी याद थी, इसलिए उसने फिलहाल शांति बनाए रखी। उसने मुस्कुराकर मयूरी की बात का जवाब देकर कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अच्छे से कम करना। ये कहकर वो चली गई। उनके जाते ही मयूरी ने पीठ पीछे जीभ निकाल कर कहा, एक दिन मैं आपको मना लूंगी। दोपहर में सारिका एक स्टाइलिश लड़के के साथ लौटी। उसने उस लड़के से कहा, विवान अंदर आओ। मयूरी जानती थी कि विवान आहूजा था, सारिका का अनाथ भतीजा, जिसे उसने बेटे की तरह पाला था। इसलिए मयूरी ने मुस्कुराकर उससे पूछा, विवान कैसे हो? आगे से विवान ने उसे घूर कर कहा, आप सिद्धार्थ भाई की वाइफ है ना? बिल्कुल सामान्य है। इसके बाद खाने की मेज पर विवान को स्पेशल व्यंजन परोसा गया, जबकि मयूरी को केवल सादा भोजन मिला। विवान ने मयूरी के खाने को छुआ तक नहीं, जबकि प्रेग्नेंट मयूरी ने उसके खाने की लालसा थी। सारिका ने प्यार से कहा, विवान आओ, ये तुम्हारी फेवरेट है। ये सब देखकर मयूरी ने आ भरी। सारिका अपने भतीजे को प्यार करती थी, लेकिन बेटे और बहू को नहीं। तभी विवान ने आवाज दी, अरे नहीं। उसका रिएक्शन ऐसा था जैसे उसको कुछ याद आ गया हो। आगे से मयूरी ने शांत रहकर उससे पूछा, क्या हुआ विवान? विवान ने एक्साइटेड होकर उससे पूछा, आप मयूरी है ना? क्या आप मुझे ऑटोग्राफ देंगी? उसकी बात सुनकर सारिका तुरंत भड़क गई। उसने विवान को डांट कर कहा, विवान, स्टार्स के पीछे भागना बंद करो। तभी विवान ने सारिका को और उकसा कर कहा, आंटी, मेरे दोस्त मयूरी भाभी के दीवाने हैं। वो कहते हैं सिद्धार्थ भाई बहुत खुशकिस्मत हैं। आगे से मयूरी ने शांति से जवाब देकर कहा, विवान, ऑटोग्राफ तो आसान है। मेरे 7 करोड़ फैंस है, उनमें से एक बच्चे ने मुझे सिखाया कि अशुद्ध लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। उसकी बात सुनकर बटलर मुस्कुराया। मयूरी की वाकपटुता ने सारिका को चुप करवा दिया था। वहीं विवान मयूरी के लिए सिरदर्द बन गया। उसने मयूरी का खाना छीना, उसके काम की लिस्ट छिपाई और उसकी कुर्सी पर गोंद लगा दी। तीसरे दिन मयूरी थक कर सो गई। शाम को उठी तो विवान उसके बिस्तर के पास खड़ा है। नींद में उसने उसे सिद्धार्थ समझकर गले लगा लिया। अभी होश में आने पर वो चौंक गई। उसने चिल्लाकर कहा, अरे बेवकूफ, यहाँ क्या कर रहे हो? विवान, जो 20 साल का था, मयूरी के इतने करीब आकर थोड़ा विचलित हो गया। वो शर्मा रहा था। उसको ऐसे शर्माता देखकर मयूरी ने हंसकर कहा, तुम शर्मा रहे हो? लेकिन मामला गंभीर था। विवान ने उसे रोक कर कहा, हिलो मत। तभी बाहर सारिका की आवाज आई, मैडम और विवान कहाँ हैं? मयूरी का खून जम गया। ये एक जाल था। उसने विवान से कहा, विवान, तुम ये जानबूझकर कर रहे हो ना? तुम अपनी आंटी के मन के अंदर गलतफहमी डालना चाहते हो, है ना? आगे से विवान ने जहर उगल कर कहा, तुम गलेरिया परिवार के लायक नहीं हो। तुम सिर्फ पैसों के पीछे हो। मैं तुम्हें नहीं अंदर घुसने दूंगा। मयूरी समझ गई कोई से इनवाइट कर रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, पागल हो गए हो तुम, मैं तुम्हारी भाभी हूं। सारिका की आवाज करीब आ रही थी। मयूरी भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन विवान ने उसे पकड़कर बिस्तर पर गिरा दिया। उसने धीरे से कहा, चिल्लाओ मत,
आंटी देखेगी तो यही सोचेंगी कि तुमने मुझे बहकाया है। ये रिश्ता नाजायज माना जाएगा। सिद्धार्थ भाई भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। इसी हाथापाई के बीच विवान के होठ गलती से मयूरी के गाल को छू गई। चटाक जिसकी वजह से मयूरी ने उसे थप्पड़ मारकर कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? विवान भी स्तब्ध था। मयूरी ने उसे धक्का दिया और उठ गई। तभी बाहर से सारिका ने दरवाजा खटखटाया। लेकिन जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो बाहर से सारिका ने नौकर को ऑर्डर देकर कहा, जाओ जाकर चाबी लेकर आओ। मयूरी का दिल जोर से धड़क रहा था। जाल कस जा चुका था। मयूरी का दिल एकदम ठंडा पड़ गया। उस पल उसके दिमाग में अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। एक बार दरवाजा खुलने पर उस पर लगा कलंक कभी नहीं मिटेगा। कुलीन परिवारों में महिलाओं की पवित्रता सर्वोच्च थी। ये एक जाल था। अगर इसे ठीक से संभाला नहीं गया तो गुलेरिया और आहूजा परिवार के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। उसे बहिष्कार कर दिया जाएगा और गुलेरिया परिवार के दरवाजा उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बाहर खड़े लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। मयूरी के पास 1 मिनट से कम समय था। तभी विवान ने घबराहट का नाटक करके हाथ बढ़ाया। मयूरी तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? उसका मतलब साफ था। अगर दर्द नहीं हो रहा तो नाटक जारी रखो। मयूरी की आंखों में ठंडी चमक आ गई। जैसे ही विमान पास आया वो खड़ी हो गई। उसने लड़के के कंधे पकड़े और अपनी दाहिनी जांग को पूरी तरह से उसके पिछवाड़े पर वार किया। आह! विमान दर्द से करहा उठा। घुटनों के बल फर्श पर गिर गया। उसी क्षण चाबी घूमने की आवाज आई। मयूरी बिजली की गति से बाथरूम में गई, ठंडे पानी की बाल्टी भरी और सीधे विमान पर उड़ेल दी। दरवाजा खुला। सारिका ने अंदर कदम रखा। उसने देखा कि उसका भतीजा भीगा हुआ जमीन पर पड़ा है और मयूरी तकिए से उसे पीट रही है। तभी मयूरी ने चिल्लाकर कहा, विवान, क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने बड़े बदमाश हो? तुमने मुझे फंसाने के लिए मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे की? क्या तुमने कभी अंजाम के बारे में सोचा है? ये सब देखकर सारिका चौंक गई। उसने दोनों के कपड़े पर नजर डाली। सब कुछ व्यवस्थित था। उसके मन में जो शक पनप रहा था, शायद मयूरी और विवान के बीच कुछ अनैतिक हो रहा है, वो मयूरी के क्रोध ने धो दिया। मयूरी ने इसे हमले के बजाय शरारत का रूप दे दिया, जिससे इसकी इज्जत बच गई। वही मयूरी ने डांटना जारी रखकर कहा, बचपन में तुम्हारी माँ नहीं थी, इसलिए तुम्हारी आंटी ने तुम्हें इतना लाड प्यार दिया। क्या उसका यही सिला दोगे तुम? मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूं। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या तुम्हें सिद्धार्थ छोड़ देता? क्या तुमने सोचा है कि इसका असर दोनों परिवार पर क्या होगा? मयूरी ने विवान का कान जोर से खींचा। विवान दर्द में था लेकिन बोल नहीं सकता था। मयूरी ने होशियारी से उसे बदमाश साबित कर दिया, न कि जबरदस्ती करने वाला। तभी मयूरी ने लड़खड़ाने का नाटक किया। ये देखकर कि सारिका ने नौकरों को चिल्लाकर ऑर्डर देकर कहा, अरे जल्दी जाओ, मैडम की सहायता करो। मयूरी बिस्तर पर बैठ गई। सारिका की आंखों में आंसू थे। मयूरी ने विवान का पर्दाफाश नहीं किया। उसने परिवार की रेपुटेशन बचा ली और ये देखकर सारिका का दिल पिघल गया था। तभी मयूरी ने सारिका की तरफ देखा और कहा, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने अब जाकर सारिका को देखने का नाटक किया। सारिका ने चिंता में पूछा, मयूरी, अगर तुम्हें असहज लग रहा है तो खड़ी मत हो। अगर ज्यादा दिक्कत है तो क्या डॉक्टर को बुलाएं? आगे से मयूरी ने मासूम बनने का नाटक करके कहा, मैं ठीक हूँ माँ, डॉक्टर को बुलाने वाली कोई बात नहीं। ये कहकर उसने अपना सिर झुका लिया और अपना नाटक जारी करके कहा, माँ, मुझे माफी मांगनी है। मैंने विवान को मारा, शायद ज्यादा जोर से। तभी विवान ने चिल्लाकर कहा, आंटी, इसने मुझे लात मारी। लेकिन सारिका ने उसको डांट कर कहा, चुप रहो। सारिका ने विवान के सिर पर थप्पड़ मारकर आगे कहा, तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ समान है, उन्होंने सही किया, जल्दी से माफी मांगो उनसे। उसकी बात सुनकर विवान का मुंह फूल गया। उसने शिकायत करके कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। विवान अड़ गया। लेकिन सारिका ने गुस्से में उसे लात मारकर कहा, माफी मांगो। तभी मयूरी ने बीच बचाव करके कहा, माँ छोड़ो इसे, विमान बस शरारती है, बस फ्यूचर में वो ऐसी शरारत न करे। आगे से सारिका ने सिर हिलाकर कहा, अगर इसने दोबारा हिम्मत की तो तुम इसे वही सजा देना जो अभी भी दी थी। मैं तुम्हें पूरा हक देती हूँ। सारिका ने एकदम से जवाब दिया। इसके बाद सारिका विमान को घसीटकर बाहर ले गई। जाते जाते मयूरी ने उसे चिढ़ाकर जेब निकाली। विमान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगले दिन मयूरी ने सेक्रेटरी चेतन से विमान की जानकारी निकलवाई। चेतन ने उसको डिटेल में बताकर कहा, मैडम, विवान की मौत के बाद उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली।
सौतेले परिवार ने उसे बहिष्कृत कर दिया, इसलिए वो विद्रोही हो गया। 16 साल की उम्र में जानवी मारवा ने उसकी मदद की थी। उसकी बात सुनकर मयूरी तुरंत सब कुछ समझ गई। उसने चेतन से कहा, जानवी ने अपनी मदद का वास्ता देकर विमान को मेरे खिलाफ उकसाया है। वो उस मोहरे की तरह इस्तेमाल उसे कर रही है। आगे से चेतन ने उससे पूछा, क्या हमें उसे वापस भेज दिया चाहिए मैडम? तभी मयूरी ने खिड़की के बाहर देखा। वहां जानवी विमान को लेने आई थी। ये देखकर मयूरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने चेतन से कहा, नहीं नहीं, वो अभी बच्चा है। अगर उसे वापस उस घुटन भरे घर में भेजा तो वह बर्बाद हो जाएगा। उसका कैरेक्टर बुरा नहीं है। मैं उसे एक मौका दूंगी। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उसने आगे से कहा, उसे सुधारने का तरीका मेरे पास है। ये कहने के बाद उसने फोन काट दिया। शाम को विवान घर लौटा। जैसे उसने चप्पल पहनी, उसे पैरों के नीचे कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, ओह, इसने कान खुजूरा है। विवान चीखा और उछल पड़ा। उसे कीड़ों से सबसे ज्यादा डर लगता था। तभी मयूरी दौड़कर आई, झुकी और उसने कान खुजरा उठाकर विवान से पूछा, क्या तुम इसी की बात कर रहे थे? ये कहकर वो हंसी और उसने हंसकर कहा, ओह, ये तो नकली था। आगे से विवान ने चिल्लाकर कहा, तुमने ये किया? उसका चेहरा लाल हो गया। तभी मयूरी ने उसका मजाक उड़ाकर कहा, तुम तो बड़े डरपोक निकले। उसको ऐसे हंसता हुआ देखकर विवान गुस्से से ऊपर जाने लगा। तभी मयूरी जानबूझकर उसके रास्ते में आई और खुद ही सोफे पर गिर गई। गिरते हुए उसने चिल्लाकर कहा, ओह, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कोई जल्दी मालकिन को बुलाओ। छोटे मालिक ने मुझे धक्का दे दिया। ये देखकर विवान स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, झूठ झूठ बोल रही हो तुम, मैंने तो तुम्हें छुआ भी नहीं। आगे से मयूर ने कराहकर आंख मारकर कहा, तो क्या हुआ? बेवकूफ लड़के, उस दिन के शरारत के लिए माफी मांगो। लेकिन विवान ने सिर हिलाकर कहा, सपने देखते रहो। वो नहीं माना तो मयूरी ने और जोर से नाटक करके कहा, ओह, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस। डॉक्टर को कहो कि किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। उसकी बात सुनकर विवान घबरा गया। वो समझ गया कि औरतों से निपटना नामुमकिन था। इसलिए उसने झुंझला कर कहा, मुझे माफ करना, ठीक है। मयूरी तुरंत ठीक हो गई और खड़ी हो गई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर पहले मान लेते तो इतना नाटक ना करना पड़ता। आगे से अकड़ मत दिखाना। इसके बाद मयूरी ने उसको ऑर्डर देकर कहा, चलो अब खाना खाने चलो। लेकिन आगे से विवान ने फिर नखरे दिखाकर कहा, नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मयूरी ने परवाह किए बिना ही कहा, ठीक है, तो आज रात भूखे रहो। और यह कहकर वो खुद मेज पर बैठ गई। तभी नौकर ने सूप परोसा और विवान का जो फेवरेट था। मयूरी ने जानबूझकर उसे दिखाकर कहा, क्या विवान को यह पसंद नहीं है? मुझे टेस्ट करने दो। विवान ने जब अपनी पसंदीदा डिश मयूरी के पेट में जाते देखी तो वो गुस्से से जल भुन गया। उसने मयूरी को बुलाकर कहा, अरे। मयूरी ने बिना देखे कहा, मेरा नाम है, तुम मुझे मयूरी कहो या फिर तुम मुझे भाभी या दीदी भी कह सकते हो। आगे से विवान ने उसको ताना मारकर कहा, आंटी के न होने पर मुझे परेशान करना क्या उचित है? तभी मयूरी ने अपने गोल पेट पर हाथ फेर कर कहा, बेवकूफ लड़के, तुम एक प्रेग्नेंट महिला और अजन्मे बच्चे को परेशान कर रहे हो। क्या ये उचित है? विवान के पास कोई जवाब नहीं था। वो पैर पटकते हुए ऊपर चला गया। उसके जाने के बाद नौकरों ने मयूरी की तारीफ करके कहा, मैडम ही इसे संभाल सकती है, बिल्कुल। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। रात के 11 बज चुके थे। विवान भूख से बेहाल था। अंततः वो हार मानकर नीचे गया। तभी एक नौकर की खाने की थाली उसके पास आई। उसने विवान को थाली देकर कहा, यंग मास्टर, ये मयूरी मैडम ने आपके लिए रखवाया था। उन्होंने कहा था कि आप रात भर भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसे खा लीजिए। उसकी बात सुनकर विवान ने थाली देखी। उसने उसके फेवरेट नूडल्स, चावल और सूप था। तभी नौकर ने उसको बताया, इसमें एक खास सामग्री है, सौंफ। मैडम ने कहा था कि सौंफ मिलाने पर ही बचपन का वो स्वाद आता है। उसकी बात सुनकर विवान ठीक गया। बचपन में उसकी दादी ही उसे यही नूडल्स खिलाती थी, जिसमें सौंफ का वही स्वाद होता था। दादी के मरने के बाद किसी ने उसकी परवाह तक नहीं की थी। मयूरी ने न केवल उसके लिए खाना बचाया था, बल्कि उसमें वही स्वाद भी छोड़ा जो उसकी सबसे मीठी यादों में से जुड़ा हुआ था। वो कठोर लड़का जो किसी के सामने नहीं झुकता था, एक कटोरा नूडल्स देखकर पिघलने लगा था। उसे एहसास हुआ कि दुष्ट औरत शायद उतनी बुरी नहीं जितनी जानवी ने बताई थी। शायद वो उसे समझती थी। तभी विवान ने नौकर
के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा। गुलेरिया परिवार में घर कई बार आ चुका था, लेकिन उसने नौकरों को इतना खुश कभी नहीं देखा। वो रोबोट की तरह होते थे। उसने अनायास ही उनसे पूछा, क्या आप अपनी नई मैडम को इतना पसंद करते हैं? नौकर ने गौरव से उसकी बात का जवाब देकर कहा, जी हाँ, मैडम हंसमुख है, जीवंत है, दयालु है। यंग मास्टर सिद्धार्थ जब उन्हें देखते हैं तो उनकी आंखों में कोमलता आ जाती है। तभी उसकी बात सुनते ही विमान ने थाली की तरफ हाथ बढ़ाया। नौकर ने विनम्रता से आगे जोड़कर कहा, मैडम ने कहा है अगर आपको भूख नहीं है तो 3 बार खाएं, लेकिन कम से कम एक बार ठीक से जरूर खाएं। भोजन बर्बाद मत करना। विवान ने खाना लिया, अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर लेट गया। उस नन्हे से बच्चे का चेहरा उसके मन में बसा था। जब उसने उसे बेवकूफ बनाया तो वो होशियार दिखी। वो जानवी के कहे अनुसार बुरी औरत तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसने सूप का घूंट पिया, सौंफ वाला सूप। वो सोच में पड़ गया कि क्या उसने उसे भूखा इसलिए रखा ताकि उसे भोजन का असली स्वाद मिल सके। जब उसने चम्मच नीचे रखा तो कटोरा खाली था। अगले दिन शाम को मयूरी टी पेवेनियल विला लौट गई। नहाने के बाद जैसे ही वो वापस रूम में आई तो तकिए के पास रखा उसका आईपैड बजने लगा। उसको वीडियो कॉल आ रहा था। उसने कॉल रिसीव किया तो सिद्धार्थ का आकर्षक चेहरा स्क्रीन पर था। उसने टाई ढीली की हुई थी। मयूरी ने मीठी आवाज में उसको पुकारा, हबी। आगे से सिद्धार्थ की नजरें उसके पेट पर उभर गई। उसने चिंता भरे स्वर में पूछा, हनी, क्या नन्ना मास्टर सिद्धार्थ ठीक है? मयूरी ने हंसकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, हाँ, बस लात मारता है। तभी सिद्धार्थ ने उससे कहा, मैंने विवान के बारे में सुना है, अगर तुम उसको संभाल नहीं सकती तो उसे वापस भेज दो। आगे से मयूरी ने कॉन्फिडेंस से कहा, नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगी। मैंने आज उसे सबक सिखाया, माँ भी मेरे साथ है। सिद्धार्थ की आंखों में प्रशंसा थी। उसे पता था कि मयूरी किसी भी स्थिति को संभाल सकती है। तभी मयूरी ने उससे पूछा, हबी, अगर कल रात मैं पकड़ी जाती तो क्या तुम मुझे गलत समझते? सिद्धार्थ ने आगे से कहा, बिल्कुल भी नहीं। अगर कभी ऐसा कुछ हो भी तो बस मेरे पीछे छिप जाना, मैं सब संभाल लूंगा। उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल पिघल गया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं वादा करती हूँ, आपके लौटने तक मैं और माँ विवान का दिल जीत लूंगी। तभी सिद्धार्थ ने उससे पूछा, और जानवी का क्या? आगे से मयूरी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मुझे उसकी गंदी प्लानिंग का पता चल गया है। सिचुएशन कंट्रोल में है, बस सही मौके का इंतजार कर रही हूँ। सिद्धार्थ ने तुरंत उसकी चतुराई समझ कर कहा, तुम विमान का इस्तेमाल कर रही हो ना? मयूरी ने एक्सेप्ट करके कहा, बेशक। इस सब के बारे में बात करने के बाद सिद्धार्थ ने उससे कहा, अपनी कमीज ऊपर उठाओ, मुझे नन्हे मास्टर सिद्धार्थ को देखने दो। मयूरी ने शर्मा कर अपना पेट दिखाया। 5 महीने की प्रेगनेंसी में वो बहुत आकर्षक लग रही थी। सिद्धार्थ की नजरें उस पर टिकी थी। मयूरी शर्म से लाल हो गई और कंबल में छिप गई। तभी सिद्धार्थ ने उसे छेड़कर कहा, वाइफी, अपनी आंखें खोलो, मुझे कुछ पोज दिखाओ। मयूरी झेप गई और उसने शर्मा कर कहा, सिद्धार्थ। वो दोनों ऐसे ही मस्ती करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद मयूरी खाना खाकर सो गई। अगले दिन उधर कॉलेज के गेट पर जानवी ने विवान को एक छोटा सा दवा का बैग दिया। विवान ने उससे पूछा, ये क्या है? जानवी ने मुस्कान के साथ कहा, बेहोश करने वाली दवा। कल मैं और माँ गुलेरिया हाउस आएंगे, मयूरी के खाने में ये मिला देंगे। जब वो बेहोश हो जाएगी तो तुम। आगे से विवान ने विरोध करके कहा, लेकिन वो प्रेग्नेंट है, बच्चे को नुकसान होगा। उसकी बात सुनकर जानवी का चेहरा बदल गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा, तुम उसका बचाव कर रहे हो? वो तुम्हारे भाई से प्यार नहीं करती, पता है तुम्हें? ये दवा बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, सिर्फ बेहोश करेगी, और मुझ पर भरोसा रखो। विवान ने बैग ले लिया और अंदर की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसके मन में द्वंद था। मयूरी की वो हंसी और वो सूप वो बुरी नहीं लग रही थी। ये सोचकर उसने दवा का बैग कूड़ेदान में फेंक दिया। वैसे भी बच्चा निर्दोष था। अगर मयूरी बुरी भी थी तो बच्चे को नुकसान बिल्कुल तो नहीं पहुंचा सकता था। वो जानवी को यह बताने के लिए वापस लौटा कि ये नहीं करेगा, लेकिन गाड़ी के पास पहुंचकर उसने कुछ सुना। गाड़ी में एक आदमी ने जानवी से पूछा, जानवी, क्या ये दवा सचमुच सुरक्षित है? आगे से जानवी ने हंसकर कहा, अरे नहीं, ये बहुत पावरफुल है। मयूरी इसे पिएगी तो बच्चा विकलांग हो जाएगा। तभी उस आदमी ने पूछा, तो तुमने विवान से झूठ क्यों बोला?
जानवी ने क्रूरता से जवाब देकर कहा, वो तो मेरा मोहरा है। 4 साल पहले मैंने उसकी जान बचाई, सिर्फ इसलिए कि वो आहूजा परिवार का वारिस था। अब मैं उसका इस्तेमाल मयूरी को बर्बाद करने के लिए करूंगी। अगर वो अनाचार करते पकड़े गई तो सिद्धार्थ विवान और आहूजा परिवार को नहीं छोड़ेगा। मुझे मिसेज सिद्धार्थ गुलेरिया का पद चाहिए, चाहे इसके लिए विवान की बलि ही क्यों न चढ़ानी पड़े। उसके इतना कहते ही गाड़ी में ठाके गूंज उठे। वहीं विवान स्तब्ध रह गया। जिस जानवी को बहन मानकर उसने उस पर इतना भरोसा किया, वो उसे बर्बाद करने की साजिश रच रही थी। वो चिल्लाना चाहता था लेकिन उसके पैर बढ़ नहीं पड़े। वो कॉलेज के अंदर भाग गया। वहां उसके अमीर दोस्तों ने उसे बाहर चलने को कहा, लेकिन आगे से विवान ने चिल्लाकर कहा, चले जाओ यहां से। उसके दोस्तों ने पीठ पीछे उसकी बुराई करके कहा, अरे ये खुद को समझता क्या है? अगर इसका सरनेम आहूजा ना होता तो कोई इसे पूछता भी नहीं। ये तो अपनी माँ का है कातिल। विवान ने ये सब सुन लिया था। वो अपना आपा खोने लगा। उसने एक लड़के को मुक्का मारा और इसी में उसकी हाथापाई शुरू हो गई। वहीं उधर गुलेरिया विला में मयूरी दावत की तैयारी कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा चेतन का फोन था। जैसे ही मयूरी ने फोन उठाया, उधर से चेतन ने उसको बताया हुआ कहा, मैडम सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। हमने किसी को जानवी की तरह बोलने का नाटक करने के लिए भेजा था ताकि विवान सब सुन सके। आगे से मयूरी ने शांति से कहा, ठीक है। यही चेतन ने उससे पूछा, मैडम आपने ये अनुमान कैसे लगाया कि विवान वापस जानवी के पास जाएगा और वो तुरंत पूछताछ नहीं करेगा? अगर ये गलत होता तो खेल बिगड़ जाता। मयूरी मुस्कुराई। उसने विवान के साइकोलॉजी को खूब समझ लिया था। वह जानती थी कि विश्वासघात का दर्द उसे सच्चाई जानने के लिए वापस ले जाएगा, लेकिन सच्चाई इतनी कड़वी होगी कि वो तुरंत सामना नहीं कर पाएगा। मयूर ने अपने होठ ऊपर उठाए और एक रहस्यमय मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना कि विवान का स्वभाव बुरा नहीं है। क्योंकि वो बुरा नहीं है इसलिए वो जानवी द्वारा दी गई दवाइयां नहीं लेगा। वो निश्चित रूप से जानवी को ढूंढने वापस जाएगा। अगर हालात बिगड़ गए और विवान जानवी को ढूंढने वापस नहीं गया तो हमें उस व्यक्ति को बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम दूसरे प्लान को अंजाम दे सकते थे। चेतन जो फोन की दूसरी तरफ था, ध्यान से सुन रहा था। मयूरी ने आगे समझा कर कहा, जहां तक दूसरे सवाल की बात है, विवान जानवी से सवाल नहीं करेगा। जितना विद्रोही व्यक्ति होता है उसका दिल उतना ही सेंसिटिव और नाजुक होता है। 4 साल से उसके दिल में बसी बहन ने अचानक अपना रवैया बदल लिया। वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे और भी अपमानजनक बातें सुनने का डर है। इसी तरह चूंकि उसने हिम्मत नहीं की, वह फ्यूचर में कभी इसका जिक्र नहीं करेगा और ये उसके दिल का राज हमेशा के लिए रहेगा। उसके बाद सुनकर चेतन को महसूस हुआ कि मैडम पिछले साल की तुलना से कहीं ज्यादा मैच्योर हो गई। उसने आगे पूछा, मैडम कल जब जहानवी परिवार की माता पिता गुलेरिया परिवार मिलने आएंगे तो मुझे क्या करना होगा? आगे से मयूरी ने कॉन्फिडेंस से कहा, कोई बात नहीं, कल के लिए मेरा प्लान तैयार है। तभी फोन रखते ही कुछ पल बाद एक नौकरानी घबराती हुई दौड़ कर आई। उसने घबरा कर कहा, मैडम अभी अभी कॉलेज से फोन आया था। एक मास्टर विवान को पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया है। उसके बाद सुनते ही मयूरी की भौहें तन गई। उसने चौंक कर कहा, क्या? नौकरानी ने पूरी बात मयूरी को बताकर कहा, जी उनका कॉलेज में झगड़ा हो गया। आज मैडम सारिका और अन्य महिलाएं व्यस्त है। आपको जाना पड़ेगा मैडम। उसकी बात सुनकर मयूरी तुरंत उठी। उसका चेहरा अब भाव शून्य और सख्त था। उसने ऑर्डर देकर कहा, गाड़ी तैयार करो और वकील को फोन करो। जब वह पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां का माहौल भारी था। इंस्पेक्टर जो मयूरी को पहले से जानते थे, उनने स्वागत किया। मयूरी की नजर एक कोने में पड़ी जहां यंग मास्टर विवान अकेला एक कुर्सी पर बैठा था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर कोट के निशान थे। दूसरी तरफ गोल्डन बालों वाले लड़के का एक ग्रुप जमीन पर बैठा था। यह दृश्य ही बता रहा था कि विवान के साथ पक्षपात हो रहा था। तभी मयूरी उसके पास गई। विवान ने उसे देखा और उपेक्षा से मुंह फेर लिया। मयूरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे हल्का सी लात मारकर कहा, बेवकूफ लड़के, तुम अच्छी बातों से सबक नहीं सीखते, दूसरों से लड़ने की हिम्मत करते हो। बताओ तुमने लड़ाई क्यों की? आगे से विवान ने गुस्से में मुड़कर कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है। मयूरी ने तुरंत उसके कान मरोड़कर कहा, बेवकूफ, तुमने ये सब खुद किया और मुझसे पंगा ले रहा है। अब तेरी आंटी दूर है तो बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर। तभी एक सुनहरे बालों वाले लड़के ने ताना मारकर कहा, मनहूस है वो। उसकी बात सुनकर मयूरी की पकड़ ढीली हो गई। उसने विवान को देखा। तभी अचानक विवान खड़ा हो गया।
उसका दर्द और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, हाँ, क्योंकि उसने कहा कि मैं मनहूस हूं क्योंकि मैंने अपनी मां को मार डाला। क्या अब तुम संतुष्ट हो? यह कहकर विवान की आंखें लाल हो गई। उसका शरीर कांप रहा था। वो दर्द जिसे उसने सालों से छिपाया था आज वो सबके सामने आ गया। उसकी बात सुनने के बाद भी मयूरी शांत रही। उसने उन लड़कों की तरफ देखा और शांति से पूछा, ये किसने कहा है? तभी बोस जैसा दिखने वाला लड़का खड़ा हुआ। उसने चौड़ा होकर कहा, मैंने कहा, सबको पता है कि उसकी मां उसे जन्म देते ही मर गई। वो मनहूस है। चटाक और उसने इतना ही कहा कि एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरे पुलिस स्टेशन में फैल गई। मयूरी ने उस लड़के को इतनी जोर से मारा कि सन्नाटा छा गया। वह पतली खूबसूरत लड़की अब एक शेरनी की तरह लग रही थी। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक और आग जैसी तपिश थी। उसने कड़क आवाज में कहा, यह सच है कि उसकी मां जन्म देते समय चल बसी, लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं कह सकते। तुम्हारी माताओं ने तुम्हें जन्म दिया और तुम स्वस्थ पैदा हुए, लेकिन उसकी मां ने उसे अपना निस्वार्थ प्रेम दिया और अपने प्राण भी दिए। अगर स्वर्ग में उसकी मां को पता चला कि जिस बेटे के लिए उसने जान दी तुम लोग उसे दुष्ट कहते हो, तो उन्हें कितना दुख होगा। उसने अपनी बात जारी रखी। हर शब्द हथौड़े की तरह चोट कर रहा था। उसने फिर आगे कहा, किसने तुम्हें उस बच्चे को सताने की इजाजत दी जिसे मां का प्यार नहीं मिला? बोलने से पहले अपने बारे में सोच लो। उसकी बात सुनकर विवान की आंखों में आंसू आ गए, जो बहने ही वाले थे। तभी मयूरी ने अपने धूप का चश्मा पहना और अपने वकील की तरफ मुड़कर ऑर्डर देकर कहा, जाइए और आगे का प्रोसेस आप पूरा करो लीजिए। मैं विवान को लेकर जा रही हूँ। इसके बाद जब वह पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में अब पूरी तरह से सन्नाटा था। विवान का सिर झुका हुआ था। तभी ड्राइवर ने मयूरी से पूछा, मैडम, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मयूरी ने खिड़की के बाहर देखकर कहा, मेहरा परिवार के घर चलो, मेरी माँ इंतजार कर रही है। जब वह मेहरा निवास एक छोटे से लेकिन सुंदर विला पहुंचे, तो मयूरी की माँ चंचल ने उनका स्वागत करके कहा, मयूरी तुम आ गई। फिर भी उसने मयूरी के बगल में खड़े विवान की तरफ इशारा करके पूछा, और ये कौन है? मयूरी ने सहजता से जवाब देकर कहा, ये विवान है, मेरी सास का भतीजा। आज ये हमारे साथ खाना खाएगा। तभी चंचल ने विवान के चोटिल चेहरे को देखा। तुरंत ममता से भर गई। उसने प्यार से उसे कहा, ओह बेचारा बच्चा, आओ मैं घाव साफ कर देती हूँ। इस घर का माहौल गुलेरिया मेंशन से बिल्कुल अलग था। यहाँ सादगी थी, गर्मी थी, साबुन की भीनी खुशबू थी। विवान ने देखा कि मयूरी के पापा मेज पर बर्तन लगा रहे हैं, एक ऐसा काम जो कभी उसने पुरुष को करते हुए नहीं देखा। इसके बाद चंचल ने कोमलता से उसके घावों पर मरहम लगाया। तभी मयूरी एक ऑरेंज खाकर लापरवाही से बोली, माँ, इस बदमाश पर दया मत करो, इसे सिर्फ मुसीबत मोल लेना आता है। चंचल ने उसे डांट कर कहा, तमीज से बात करो मयूरी। विवान ने देखा कि मयूरी अपनी माँ के साथ कितनी सहज थी। तभी चंचल ने उससे पूछा, मयूरी तुम्हारी सास कैसी है? क्या वो तुमसे खुश हैं? मयूरी ने बिना पलक झपकाए झूठ बोलकर कहा, माँ वो बहुत अच्छी हैं। वो मुझे अपनी बेटी जैसा मानती हैं। सिद्धार्थ में मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उसकी बात सुनते ही विवान ने उसे घूरा और अपने मन में कहा, झूठी कहीं की। खाना खाने के बाद जब वो वापस जाने लगे, तो मयूरी विवान के पास आई और उसने विवान से धीरे से कहा, झूठी। आगे से मयूरी ने उसे एक तीखी नजरों से देखकर कहा, तुम्हें क्या पता छोटे बदमाश, बाहर चाहे जो हो, घर लौटने पर अपने परिवार को खुश रखना और उन्हें चिंता मुक्त रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। गाड़ी में बैठते समय विवान ने देखा मयूरी के मम्मी पापा दरवाजे पर खड़े होकर तब तक हाथ हिलाते रहे जब तक गाड़ी ओझल नहीं हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई। उसने कभी अपनी दादी को ऐसे विदा करते हुए नहीं देखा था। तभी मयूरी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें मेरा परिवार पसंद आया? विवान ने कहा, हाँ। तभी मयूरी ने उसके पास्ट के बारे में उसे बताकर कहा, मेरा परिवार हमेशा ऐसा नहीं था। मेरे पापा की एक रखेल थी। उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। मैंने गरीबी देखी, अपमान सहा। एक बार तो मेरे पापा ने मुझे एक अधेड़ उम्र के आदमी को बेचने की कोशिश भी की थी। मयूरी की आवाज अब गंभीर हो गई। विवान हैरान होकर उसे देखने लगा। मयूरी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। उसने आगे कहा, तुमसे तो मेरी किस्मत बहुत खराब थी। तुम पैदा ही अमीर घर में हुए। तुम्हारे अंकल आंटी तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन याद रखना, वो हमेशा नहीं रहेंगे। उसकी ये बात विवान के दिल में तीर की तरह चुभी। वो रो पड़ा और उसने रो कर कहा, क्यों?
लोग मुझे छोड़ क्यों जाते हैं? सब मेरा इस्तेमाल क्यों करते हैं? तभी मयूरी ने उसे अपना कंधे का सहारा देकर कहा, रो लो, आज मैं नहीं हंसूंगी, लेकिन सुनो, स्वर्ग ने तुम्हें नहीं त्यागा। तुम्हारी माँ और दादी ऊपर तारों में बनकर तुम्हें देख रही है। तुम उनके लिए जियो। गाड़ी की मध्यम रोशनी में मयूरी ने उसे लाइफ का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाकर कहा, तुम पूछते हो कि लोग तुम्हें बेवकूफ क्यों बनाते हैं? क्योंकि तुम उनको बनाने देते हो। तुम 20 साल के हो, लेकिन तुम्हें दुनिया की क्रूरता का अंदाजा नहीं। अगर तुम मजबूत नहीं बनोगे तो ये दुनिया तुम्हें खा जाएगी। अपने रिश्तेदारों को खुश करना सीखो, क्योंकि अंत में वही तुम्हारी ताकत है। दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें सब चालाक और सबसे मजबूत बनना होगा। उसकी बात सुनकर विवान ने आंसू पहुंचे और दृढ़ता से सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं समझ गया। गुलेरिया मेंशन लौटते ही सारिका ने विवान के घाव देखे। उसने चिंता भरे स्वर में पूछा, विवान, ये सब किसने किया? मैं अभी पता लगाती हूँ। विवान ने उसे बीच में रोक कर कहा, मैं ठीक हूँ आंटी, मुझे सोने जाना है। ये कहकर वो ऊपर चला गया। उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई हंगामा नहीं किया। हॉल में सन्नाटा छा गया। सारिका ने अपने बटलर की ओर मुड़कर गुस्से में पूछा, आज क्या हुआ? आपने मेरी इजाजत के बिना उसे मेहरा परिवार के घर क्यों जाने दिया? मयूरी ने आपको क्या दिया? बटलर ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, छोटी मालकिन ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन आज यंग मास्टर विमान खुश नहीं थे। कॉलेज में उन्हें मनहूस कहा गया था। उसकी बात सुनते ही सारिका ने चिल्लाकर कहा, किसने कहा? सारिका गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। तभी बटलर ने सारी घटना बताकर कहा, छोटी मैडम ने उसी वक्त उन्हें सबक सिखा दिया। अंत में गाड़ी में मयूरी द्वारा दी गई सलाह भी दोहराई कि कैसे विवान को अपने परिवार, अंकल आंटी की रक्षा करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर आंटी सारिका सन्न रह गई। वो सोफे पर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक जटिल मुस्कान आ गई। उसने बटलर से कहा, अंकल, क्या आप सचमुच दिल से मयूरी को अपनी स्वामिनी मानने लगे हैं? देखिए, यही मयूरी की खूबी है। उसने ये सब बात विवान से इसलिए कही क्योंकि वो जानती थी कि आप सुन रहे हैं और मुझे बताएंगे। वो विवान का इस्तेमाल करके हमारा दिल जीतना चाहती है। हालांकि वो इसे मयूरी की चाल बता रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। एक ऐसे खिलाड़ी के लिए सम्मान जो खेल को बखूबी जानता हो। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी इस बात से जल रही थी कि क्या मयूरी उसे मना पाएगी या नहीं मना पाएगी। अब क्या करेगी मयूरी? दोस्तों, आज का एपिसोड बस इतना ही। कल हम फिर से अपने पुराने टाइम पर जाएंगे और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग कहां से और कौन सी जगह से अपना वीडियो को देखते हैं। कल उनके नाम लिए जाएंगे जो कमेंट करेगा।